और पिछले क्लास में भी सबको दोहराए थे, इस क्लास में फिर दोहरा रहे हैं। आपका जो टाइम है, जिस समय आपको आना है उसी समय क्लास शुरू होने के पहले आप लोग पहुंचिए, अदरवाइज क्या होगा, छूटेगा, है ना। आज 8:30 से रखा गया, फिर भी आप लोग लेट, तो दिस शुड नॉट बी ए रेगुलर कोर्स ऑफ इवेंट। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पिछले क्लास में हम लोग फॉर्म एलिमेंट्स देख रहे थे, उसमें आरबीसी ऑलमोस्ट डन था। एक चीज बचा हुआ है आरबीसी में, वो है क्लॉटिंग, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये है क्या, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं थक्का जमना, है ना, क्लॉट, उसको हिंदी में थक्का जमना कहते हैं। एक्चुअली में है क्या कि अगर किसी तरह का इंजरी होता है, कहीं पे भी कट फट होता है, तो वहां क्या होगा, यूजुअली ब्लड वेसल कट जाते हैं। अगर ब्लड वेसल इंज्योर हुआ, कट गया, तो वहां से क्या होगा, ब्लड ऊज आउट करेगा, निकलेगा। अदरवाइज देखिएगा, बहुत बार ऐसा होता है, हमारा स्किन ब्रश कर जाता है किसी चीज के साथ, है ना, रगड़ा जाता है, तो देखिएगा वहां से ब्लड नहीं आया, लेकिन अगर वहां टच कीजिएगा तो इट विल बर्न, मतलब आपको बर्निंग सेंसेशन, जलन होगी। रीजन क्या है, वो मतलब कोइंसिडेंटली इस तरीके से कट हुआ स्किन पे, एक्सटर्नल सरफेस पे, जो कि किसी ब्लड वेसल को इंज्योर नहीं किया। तो अगर ब्लड वेसल को इंज्योर नहीं करेगा तो ब्लड बाहर आएगा कैसे। तो इसीलिए जब ब्लड बाहर आने लगता है, देन इट बिकम्स ए रिस्की टास्क फॉर आवर सेल्स, हमारे बॉडी के लिए रिस्की टास्क हो जाता है। रीजन क्या है, ब्लड वेसल्स ब्लड कैरी करते हैं, और ब्लड का काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो ब्लड का लॉस बॉडी एफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए इट हैज टू बी स्टॉप, ब्लड का लॉस ये स्टॉप किया जाना चाहिए। अब ब्लड का लॉस स्टॉप करने के लिए जो मैकेनिज्म है, उसी मैकेनिज्म को हम लोग क्लॉटिंग मैकेनिज्म कहते हैं। तो उसी से ये नाम आया, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड या मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉट। अब देखिए, मान लेते हैं किसी प्रकार का इंजरी हुआ, और इंजरी टिश्यू डैमेज किया, ठीक है। टिश्यू डैमेज होगा तो ऑफ कोर्स ब्लड वेसल्स delivering blood are probably damaged। तो ऐसे स्थिति में जो ब्लड वेसल टिश्यू को ब्लड सप्लाई कर रहे हैं वो भी डैमेज होंगे। एंड दिस इज द पॉइंट, यहां पे दो तरह के फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होंगे बाहर निकलने के। एक होंगे फैक्टर्स कमिंग आउट ऑफ दिस इवेंट, इस कारण से जो फैक्टर्स बाहर आएंगे, पहला होगा फ्रॉम द डैमेज टिश्यू, जो डैमेज टिश्यू है उससे कुछ फैक्टर्स बाहर आएंगे। और दूसरा होगा फ्रॉम द प्लेटलेट्स। हालांकि प्लेटलेट्स के बारे में अभी पढ़े नहीं है, लेकिन जानकारी हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि ये रिलेटेड टू आरबीसी के, है ना, लॉस को रोकने के लिए मोस्टली। इसलिए क्या होगा, अब प्लेटलेट, उनसे कुछ फैक्टर्स बाहर आएंगे। तो पहला होगा जो डैमेज टिश्यू है उसमें से कुछ फैक्टर्स बाहर आएंगे। दूसरा होगा जो प्लेटलेट्स हैं, स्वयं प्लेटलेट में से फैक्टर्स बाहर आ सकते हैं। अब इनके एक्शंस जो हैं ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। तो होना क्या है कि ये जो क्लॉट है, एक्चुअली ये एक ट्रैप है ना, ये एक नेटवर्क है, एक जाल है। और इस जाल में होगा क्या, जो भी डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, फॉर्म एलिमेंट्स यानी कि सारे ब्लड के सेल्स, ब्लड में पाए जाने वाले जितने सेल्स हैं उनको हम लोग कंबाइंडली फॉर्म्ड एलिमेंट्स कर रहे हैं। ब्लड के सेल्स जो डैमेज हैं वो एक्चुअली इसमें आके ट्रैप होंगे। तो आप ऐसे सोचिए, मान लीजिए हमारे पास ऐसा एक जाल है,
एक नेटवर्क है। आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, ये चाय को छानने वाला छन्ना है उस तरह का। समय के साथ देखिएगा, अगर छन्ना साफ ठीक से नहीं होता है तो क्या होता है, उसमें ब्लैक डॉट्स जमा होने लगते हैं, वो लीफ के टुकड़े हैं, वो आके जब जमा होने लगेंगे तो फाइनली क्या होगा, ये ओपनिंग क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, ये ओपनिंग्स लॉक हो जाएगा। अब अगर आप इससे चाय छानने की कोशिश कीजिएगा तो उन एरियाज में जहां पे डिपोजिशन हो चुका उसको छोड़ के बगल से चाय गिरेगा, होगा ना, क्योंकि जो उसके पास आउट होने के एरिया थे वो एरिया क्या हो गए, लॉक हो गए, इसलिए अगल बगल से चाय गिरने लगता है। लाइक दैट, अगर आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि जितने बड़े एरिया में डैमेज हुआ उस पूरे एरिया में ऐसा ही अगर एक फाइबर का नेटवर्क जमा हो जाए और उस नेटवर्क में जो ब्लैंक स्पेसेस हैं वो ब्लैंक स्पेसेस लॉक हो जाएं, तो नेचुरली क्या होगा, अब जो ये क्या कहते हैं फ्रेश फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, यानी जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं ब्लड सेल्स, उनको बाहर निकलने का, उनको भागने का मौका नहीं मिलेगा। नेचुरली क्या होगा, अब फाइनली ब्लड लॉस चेक हो जाएगा। सो ये इसका थीम है, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। ठीक है, अब यहां देखिए, जैसे छन्ना में जो क्या कहते हैं जो नेटवर्क बना, जाल बना, उसके लिए या तो प्लास्टिक या मेटल वायर्स यूज होते हैं। यहां पे जो फाइबर यूज होगा वो कहलाते हैं फिब्रिन फाइबर्स। तो ये जो नेटवर्क होगा इस तरह का, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये नेटवर्क होंगे किनके, फिब्रिन फाइबर के। तो आप सोचिएगा ये आया कहां से, फ्रॉम प्लाज्मा, ये ऑलरेडी प्लाज्मा में प्रेजेंट है। फिर यहां पे क्वेश्चन उठेगा, अगर ये प्लाज्मा में ऑलरेडी प्रेजेंट है तो फिर नॉर्मल कंडीशन में जब ब्लड फ्लो कर रहा है उस समय ये आपस में नेटवर्क क्यों नहीं बना लेता, है कि नहीं। अगर ये फिब्रिन फाइबर्स, यहां तो समझ रहे हैं ना कि फिब्रिन फाइबर्स आके नेटवर्क बनाएंगे जिसके वजह से वो ब्लड को या ब्लड के सेल्स को बाहर जाने से रोकेगा। ठीक है, तो अब देखिए ये फाइबर्स अगर ऑलरेडी ब्लड फ्लो में है, ब्लड सर्कुलेशन में है, प्लाज्मा में प्रेजेंट है, तो फिर ये आकर आपस में पहले क्यों नहीं जुड़ जाते। ऐसा क्यों होता है कि टिश्यू के डैमेज होने के बाद, ब्लड फ्लो होना शुरू होने के बाद, यानी ब्लड लॉस होने के साथ ही ये आके आपस में जुड़ते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है कि ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, ये एक्टिव फॉर्म में नहीं है। फिब्रिन फाइबर्स आर एक्चुअली एक्टिव फॉर्म्स ऑफ द फाइबर्स और क्लॉटिंग प्रोटीन फाइबर्स दैट विल कंबाइन विथ ईच अदर। इसलिए इंटेंशनली फिब्रिन फाइबर्स को इनएक्टिव फॉर्म में रखा जाता है ताकि जब ब्लड फ्लो करता रहे ये आपस में कंबाइन ना करे, ये आपस में नहीं जुड़े। ठीक है, तो फिब्रिन फाइबर्स दे फॉर्म द नेटवर्क टू स्टॉप blood loss and are present in inactive form in the plasma। ये प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं। और ये जो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ फिब्रिन है, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ फिब्रिन, इसे कहते हैं फिब्रिनोजन। इन्हें फिब्रिनोजन कहते हैं। तो यहां तक चार्ट पे बनाइए, चार्ट को ड्रॉ कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। In these
इवेंट्स कर दीजिए। ब्लड वेसल्स अगर ब्रेक हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, तो ये इवेंट्स हो गए। इसको फिगर करके डाल दीजिए। यह है नेटवर्क ऑफ फिब्रिन। यह है नेटवर्क ऑफ फिब्रिन। हाँ, जस्ट फॉर योर सपोर्ट। क्या इस तरह का बनेगा? ऊपर मिटा सकते हैं, ऊपर का तो लिख लिए होंगे। ओके, अब देखिए इसमें इवेंट्स आगे बढ़ेंगे क्या, या मेन इवेंट क्या है? फिब्रिनोजेन ये कन्वर्ट होगा फिब्रिन में, और पहले इसको देख लीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा। और फिब्रिन क्या होगा? विल क्रॉस लिंक with each other, forming a trap या network to stop blood loss। और इसको हम लोग कहेंगे क्लॉट फॉर्मेशन। ठीक है, इसको कहेंगे क्लॉट फॉर्मेशन। नहीं बनाइएगा नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसे ऐड करना है, लेकिन किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं पहले ये देखना जरूरी है। अब देखिए फिब्रिनोजन जो है वो कहां प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन प्लाज्मा। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फिब्रिनोजन किस फॉर्म में प्रेजेंट है? एज ए सॉल्युबल प्रोटीन। ठीक है, ये एक सॉल्युबल प्रोटीन के फॉर्म में ब्लड के प्लाज्मा में प्रेजेंट है। और फिब्रिन क्या होगा? ये है इनसॉल्युबल।
insoluble form in the plasma, form of protein. ये भी प्रोटीन ही है. तो फिब्रिनोजन से फिब्रिन बना है, ठीक है. और इसको जो कन्वर्ट करेगा फिब्रिनोजन से फिब्रिन में, ये होगा थ्रोम्बिन. अब थ्रोम्बिन क्या चीज है? ये एक एंजाइम है. एन एंजाइम दैट converts the fibrin. तो थ्रोम्बिन ये काम करेगा फिब्रिनोजन को फिब्रिन में बदलने का. फिर यहां पे एक सोचिए, हाँ, अब ये जो है ब्लड प्लाज्मा में एक्चुअली अब है क्या, ये थ्रोम्बिन. फिर देखिए, अगर थ्रोम्बिन ऑलरेडी प्रेजेंट था तो फिर उसने फिब्रिनोजन को फिब्रिन में पहले क्यों नहीं बदल दिया? इतना टाइम क्यों लिया? तो उसका रीजन है, थ्रोम्बिन जो है वो भी इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, ठीक है. और थ्रोम्बिन जो आप देख रहे हैं यहां पे रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है इस एक एंजाइम की तरह, ये एक्चुअली थ्रोम्बिन का एक्टिव फॉर्म है. तो ये जो थ्रोम्बिन है एक्टिव फॉर्म है, ठीक है. नीचे का मिटा दे. तो इसको कोई ना कोई फिर अलग फैक्टर्स होंगे जो एक्टिव करता होगा. और यही कारण है कि इसमें बहुत सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं जो कि इस क्लॉट फॉर्मेशन को आगे बढ़ाते हैं. तो नॉर्मली ये नहीं होता, लेकिन अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस जब ब्लड लॉस रोकना है तब ये काम होता है. तो इसको ये जो है ये एक्टिव फॉर्म है और इसका इनएक्टिव फॉर्म है प्रोथ्रोम्बिन. इसका इनएक्टिव फॉर्म है प्रोथ्रोम्बिन, यानी ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ थ्रोम्बिन है एंजाइम. और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए कोई और फैक्टर चाहिए, और इसके लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो कहलाता है प्रोथ्रोम्बिनेज और थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम. तो फिर यह सवाल उठेगा कि जब प्रोथ्रोम्बिनेज, और यह भी प्लाज्मा में है, इन प्लाज्मा ऑफ ब्लड, तो फिर यहां से देखिए, अगर प्लाज्मा ऑफ ब्लड में ये ऑलरेडी प्रेजेंट था थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज, तो इसने तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करना था. वो क्यों रुका हुआ है? उसके पीछे रीजन है कि अपने आप एक्टिव नहीं होगा, ये इनएक्टिव फॉर्म में है और इसे एक्टिव करने के लिए जो फैक्टर्स हैं वो पाए जाते हैं टिश्यू के अंदर. और दूसरा उसका लोकेशन है प्लेटलेट्स. तो जब तक टिश्यू डैमेज नहीं होगा तब तक वो एक्टिव करने वाले फैक्टर्स फील्ड में नहीं आएंगे, और वो जब तक फील्ड में नहीं आएंगे ये साहब एक्टिव नहीं होंगे. इसलिए ये जो है ये पहले पड़ा हुआ रहेगा, ये है एक्टिव फॉर्म. और प्रोथ्रोम्बिनेज या
थ्रोम्बोकाइनेज ये रहेगा इनएक्टिव फॉर्म में इन प्लाज्मा, और इसको एक्टिव करेगा कौन? फैक्टर्स प्रेजेंट इन द टिश्यू एंड इन द प्लेटलेट्स। तो आप देखिए, दिस इज द इनिशिएटर। या तो टिश्यू के अंदर के पाए जाने वाले फैक्टर्स या प्लेटलेट के अंदर पाए जाने वाले फैक्टर्स, ये जब बाहर आएंगे किसी ट्रॉमा या इंजरी के कारण, तब जाके थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिव होगा। थ्रोम्बोकाइनेज इनएक्टिव से जब एक्टिव हो गया तो ये चल देगा कहां? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने में। और जब थ्रोम्बिन एक्शन में आएगा, थ्रोम्बिन एग्जिस्टेंस में आएगा, तब जाके फिब्रिनोजन फिब्रिन में बदलेगा। और जब फिब्रिन बनेगा तब वो आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगे, एक नेटवर्क बनाएंगे, और उस ट्रैप में ब्लड सेल्स ट्रैप होंगे। दैट विल बी एक्चुअली द क्लॉट। नाउ यू कैन ड्रॉ द कैस्केड। फिर से समझा रहे हैं, देखिए वहां बाद में एक्चुअली वो कैसे आ रहे हैं, पीछे पीछे हम लोग चल रहे थे, अब सीधे तरीके से चलिए। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो एक्शन करते हैं, और ये एक्शन कैसे करेंगे? किसी को इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में बदलेंगे। किसको बदलने वाले हैं? थ्रोम्बोकाइनेज को इनएक्टिव से एक्टिव करने वाले हैं। ठीक है, अब ये कहां कैद है? ये टिश्यू के अंदर है ना? चाहे वो पेरिफेरल टिश्यू जैसे हमारे स्किन हो गए, या इंटरनल टिश्यू बॉडी के अंदर के टिश्यूज, वहां जहां ब्लड वेसल्स अगल बगल से गुजर रहे हैं, उन सेल्स, उन टिश्यूज के अंदर क्या प्रेजेंट है? कुछ फैक्टर्स है। ठीक है, उसी तरह से वैसे ही फैक्टर्स प्लेटलेट में पाए जाते हैं, राइट? तो जब तक इंजुरी नहीं होगा, ये फैक्टर्स अपनी जगह पे सुरक्षित है, कैद है, जस्ट लाइक द लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर के जो फैक्टर्स हैं वो तब ना बाहर आते हैं जब लाइसोसोम का वॉल, यानी लाइसोसोम का प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन रप्चर होता है, या उसको किसी काम के लिए भेजा जाता है, तब जाके एक्टिव होता है। अदरवाइज वो एक्टिव तो होता नहीं है ना? सेल सुरक्षित है। उसी तरह से ये फैक्टर्स चुपचाप बैठे हुए हैं। जब इंजुरी होगा तब क्या होगा? ये फैक्टर्स बाहर आएंगे, राइट? ये फैक्टर्स जब बाहर आएंगे यानी प्लाज्मा में आएंगे, तो इनका पहला टारगेट कौन होगा? समझ गए? इनएक्टिव वाला थ्रोम्बोकाइनेज, इनएक्टिव वाला थ्रोम्बोकाइनेज, ये इसका टारगेट होगा। तो ये अपने टारगेट को जब अचीव करेगा, मतलब इसके साथ इंटरैक्ट करेगा, तो इसको क्या करेगा? एक्टिव फॉर्म ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज में बदल देगा। जब ये एक्टिव हो गया, तब इसका साइट ऑफ एक्शन किस पे होगा? प्रोथ्रोम्बिन, जो इनएक्टिव फॉर्म है थ्रोम्बिन का, और तब जाके प्रोथ्रोम्बिन बदलेगा थ्रोम्बिन में, जो एक्टिव एंजाइम हो गया। अब ये एक्टिव हो गया, तब इसका काम होगा फिब्रिनोजेन पे काम करना। फिब्रिनोजेन जो सॉल्युबल प्रोटीन था, धीरे धीरे ये थ्रोम्बिन उसको इनसॉल्युबल प्रोटीन में कन्वर्ट करेगा, जो कि फिब्रिन है। और जैसे जैसे फिब्रिन फाइबर्स एग्जिस्टेंस में आते जाएंगे, वो आपस में जुड़ते जाएंगे, क्रॉस लिंक बनेगा, और उस नेटवर्क को हम लोग क्लॉट कहेंगे। समझ गए? अब इस फिगर को आप दे सकते हैं फ्लो चार्ट ऑफ ब्लड क्लॉट। इसको थोड़ा सा समराइज किया गया है। ये जो फैक्टर्स हैं, ये अचानक से डायरेक्ट एक्टिव नहीं हो जाते, इनके लिए बहुत सारे अलग रिएक्शंस है जो कि इन्हें फाइनली प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने के लिए मजबूर करेंगे। ठीक है, तो यहां आप दे देंगे साथ में एक कैस्केड ऑफ रिएक्शन। आरकेएन मतलब रिएक्शन, आरकेएन इन शॉर्ट यह है रिएक्शन, और कैस्केड मतलब होता है
A number of cascade of reactions. Number of reactions here. बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे काम करते हैं इस कैस्केड ऑफ रिएक्शन में। यहाँ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में विटामिन के है, यहाँ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में कैल्शियम आयन है। अगर इनकी कमी हो जाए तो फिर ब्लड क्लॉट आगे नहीं बढ़ेगा। और जानते हैं यहां पर पाए जाने वाले किसी न किसी फैक्टर की कमी के वजह से एक प्रकार का ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है, जिसे आप 12th में पढ़ेंगे, उसको कहते हैं हीमोफीलिया। उसका जेनेटिक्स आप पढ़ेंगे और इसको रॉयल डिजीज कहा जाता है क्योंकि क्वीन विक्टोरिया में हीमोफीलिया का शिकायत था। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि आगे के जनरेशन में ट्रांसमिट होता है, इसलिए उनके परिवार के बहुत सारे लोग हीमोफीलिया से ग्रसित हैं। और ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता क्या है, करता क्या है, आप देख रहे हैं। अगर यहीं पे प्रॉब्लम हो गया तो क्या लगता है ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा? थ्रोम्बोकाइनेज जो इनएक्टिव है, क्या वो एक्टिव हो पाएगा? अगर वो एक्टिव नहीं होगा तो क्या फिब्रिन बनेगा? नहीं बनेगा। तो ये एक सीरियस कोर्स ऑफ इवेंट हो जाता है। ये कंप्लीटली आरबीसी से तो नहीं जुड़ा है ना, प्लेटलेट्स को भी इन्वॉल्व कर रहा है, लेकिन चूंकि ब्लड प्लाज्मा और आरबीसी जैसे इंपॉर्टेंट ब्लड सेल की बात हो रही थी तो इसे हम लोग यहीं पे देख लिए। अब इसके बाद बचे हुए जो क्या कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, उनको देखेंगे। बोलिए कहां डाउट है? हो गया? जैसे जैसे ये चैप्टर बढ़ता जा रहा है, एटलीस्ट पहला काम आपको जरूर करना है, एनसीईआरटी बुक को पढ़ना है, रिलेटेड एरिया रिलेटेड पोर्शन को पढ़ जाइएगा। और एक काम कीजिएगा, उस पोर्शन से रिलेटेड जो भी चैप्टर एंड में क्वेश्चंस हैं उनको उसी समय बना लीजिए। ऐसा कभी नहीं सोचिएगा कि पहले चैप्टर खत्म होगा उसके बाद उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बनाएंगे, कभी नहीं। तब तक में क्या होगा, दूसरा चैप्टर शुरू हो जाएगा और इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको टाइम लग जाएगा। इसलिए जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ रहा है रेगुलरली आपको, है ना, देखते रहना चाहिए, कैच करते रहना चाहिए कि क्या हम जो आज पढ़े इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक के एंड में, टेक्स्ट में। अगर वो है तो उसके आंसर्स देन एंड देयर कर लेने चाहिए और टीचर को दिखला लीजिए, वो आपके करेक्शन कर देंगे। अगर वहां पे कुछ और जोड़ने का जरूरत होगा जोड़ दिया जाएगा, और अगर लगेगा नहीं एक्स्ट्रा है तो आप उसको हटा भी सकते हैं। तो ये चीजें कब होंगी, जब देखिए अल्टीमेटली आपको बोर्ड तो देना ही है, भले आप कितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें, लेकिन बोर्ड का एग्जाम तो सब्जेक्टिव ही है ना। तो राइटिंग कैपेसिटी कैसे आएगा, कैसे आप में राइटिंग स्किल डेवलप करेगा? वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर्स करने से। दोनों चीज को बैलेंस करके चलना है। और जानते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर करना आपके लिए फायदेमंद इसलिए है क्योंकि उसके आंसर को लिखने के लिए आप बहुत सारे फैक्ट्स को सर्च करते हैं, है ना। आपको लगेगा कि ये वाला कहीं छूट रहा है, इसके लिए कुछ और जोड़ना होगा,
तो उस समय आप जो पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे और फैक्ट्स को जोड़ेंगे, दैट इज द मेंटल एक्सरसाइज जो कि आपके ब्रेन याद रखते हैं। और जितना ज्यादा आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, आप उतना ही पर्टिकुलर होते जाएंगे और ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में समय बचाता है। यानी होना ये चाहिए, जब एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन के आखिर लाइन, आखिर वर्ड तक आते आते आपको पता हो जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा और आपका काम क्या होना चाहिए, उन चॉइसेस में से अपना सही आंसर ढूंढना। तो ये कैपेसिटी कब डेवलप करेगा, जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, क्योंकि उसमें तो कोई भी अंदाजा नहीं चलता। पर्टिकुलर फैक्ट्स जब आपको पता रहेंगे तभी आप लिख पाएंगे। इसीलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव तो जरूरी है, लेकिन सब्जेक्टिव इसीलिए जरूरी है, और ये आपके बोर्ड के लिए तैयारी भी होगी। तो आपके लिखने का तरीका, आप शॉर्टकट में निपटा रहे हैं, बड़े क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का है, उसको 4 लाइन में निपटा दिए, तो टीचर कैसे आपको फुल मार्क्स देगा। दूसरा, बायोलॉजी के जितने क्वेश्चंस हैं, कोशिश कीजिए अगर 2 मार्क्स का भी है, अगर उसमें डायग्राम का गुंजाइश है, प्लेस ए डायग्राम टू इट। भले वो दिया हुआ हो, नहीं दिया हुआ, आप हाइपोथेटिकल डायग्राम ही उसमें प्लेस करने का कोशिश कीजिए। यहां तक हो जाए तो बताइए, आगे बढ़ेंगे इससे। हो गया? अब देखिए, इसमें कुछ सेंटेंसेस हम लोग को जोड़ने हैं। पहला, कि ये इनिशिएट कब होगा। Whenever there is an injury, rupturing blood vessels, the factors from tissue, कौन सा, damaged, and from platelets come out. They become functional after many sorts of reactions catalyzed by many factors. बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैटेलिसिस करने के लिए, और ये मिलकर क्या करते हैं, इन फैक्टर्स को फाइनली एक्टिवेट करते हैं, है ना, उनकी जरूरत होती है। कैल्शियम आयन, विटामिन के, एटसेट्रा आर some of them. Then number 3, then the clotting mechanism proceeds according to the above chart. That's all. तो हम लोग को यहां इनिशिएट कैसे हो रहा है वो बताना था। ये साइड मिटा सकते हैं, ये तो हो ही गया होगा।
अदर फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमारे पास है WBC एंड प्लेटलेट्स। पहले प्लेटलेट्स देख लीजिए, ये भी सिंपल है। लास्ट में WBC देखेंगे क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ सेल्स हैं इसीलिए, और इनके मल्टीपल फंक्शंस हैं। मेनली WBC पार्टिसिपेट करता है हमारे प्रोटेक्शन में, इसीलिए कंस्टिट्यूट करता है इम्यून सिस्टम। यही वजह है, पिछले क्लास में आपको बताए थे, देखिएगा हीमेटोलॉजी एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस है, वो इस चीज को भी डील करता है कि हमारा इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, बिकॉज हीमेटोलॉजी के अंदर में WBCs भी आते हैं तो उनके फंक्शंस आ जाएंगे, इसीलिए इम्यूनोलॉजी हीमेटोलॉजी के अंतर्गत आता है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। प्लेटलेट्स इनमें कंपैरेटिवली सिंपल है, यानी आप तीनों तरह के जो सेल्स देख रहे हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट, इन तीनों में सबसे सिंपल प्लेटलेट है और इनका सर्टेन फंक्शन ही है। यहाँ प्लेटलेट का फंक्शन आप देख ही चुके हैं, पूरा गाथा बयान हो गया यहाँ पर, है ना, कि ये कैसे आगे बढ़ाएंगे क्लॉटिंग मैकेनिज्म को ताकि ब्लड लॉस रोका जा सके। एनीवे, सो प्लेटलेट्स जो है, ये इसका इंट्रोडक्शन देते हैं कि दीज आर irregular shape of cells, ये प्लेटलेट्स हैं। कोई डेफिनेट शेप एंड साइज इनका नहीं होता, लेकिन हाँ बहुत छोटे होते हैं। साइज वेरी स्मॉल, शेप तो देख ही रहे हैं, इरेगुलर शेप, नंबर इन ब्लड प्लाज्मा, ये होते हैं 1.5 to 2.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। LITR लीटर बेटर होगा, LITER लिखिए, पहले ये चलता था, पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। तो पिछले बार जैसे आपको RBC का नंबर समझाए थे कि देखिए 1 माइक्रोलीटर मतलब कितना ब्लड होगा, तो 1 बूंद ब्लड ऑलमोस्ट 1 मिलीलीटर होता है, इसका 1000वां हिस्सा 1 माइक्रोलीटर होगा। और इस माइक्रोलीटर को अगर आप समझना चाहते हैं तो इसको माइक्रोलीटर को शॉर्ट में 1 mm³ भी लिखते हैं, यानी 1 मिलीमीटर ये एक अगर क्यूब है, ठीक है, तो इसमें ये साइड 1 मिलीमीटर हो गया, ये वाला, ये साइड 1 मिलीमीटर हो गया, और ये वाला साइड 1 मिलीमीटर हो गया, तो 1 mm³ हो गया ये, है ना। तो इस वॉल्यूम में जो ब्लड आएगा वो हो जाएगा 1 माइक्रोलीटर, और 1 मिलीलीटर, ये जानना चाहिए, 1 मिलीलीटर ऑफ लिक्विड, चाहे वो वाटर हो ब्लड हो, तो यहां हो जाएगा, ये जो आप क्यूब बनाएंगे,
ये साइड हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ये साइड हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और ये वाला साइड हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। इसलिए 1 ml को हम लोग शॉर्ट में 1 cc भी लिखते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर। सीसी मतलब हो गया क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आप लोग फिजिक्स में पढ़ते भी होंगे, मैथमेटिकल फिजिक्स जो है पहला पोर्शन, पहला चैप्टर है। केमिस्ट्री में भी आपको जो मैथ्स का पोर्शन यूज होता है उसमें ये सारा चीज डायमेंशन और यूनिट में इंटर कन्वर्शन वो सब बताई जाता है, तो वहां से आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस किए ही होंगे। तो ये सारा चीज जानना चाहिए कि 1 मिलीमीटर कह रहे हैं, 1 mm क्यों कर रहे हैं तो कितना वॉल्यूम इंडिकेट कर रहा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब कर रहे हैं यानी 1 cc कर रहे हैं तो कितना वॉल्यूम इंडिकेट हो रहा है, एक्सेट्रा। राइट, तो ये चीजें हैं, यहां तक लिखिए, फिर आगे बता रहे हैं। तो प्लेटलेट के बारे में ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। इसके अलावा और एक चीज देखना होगा कि इनका फॉर्मेशन कहां होता है। तो देखिए, क्या ये आरबीसी की तरह अपने आप को डिवाइड कर नहीं पाते हैं, तो बात होगी नहीं, ये भी आरबीसी की तरह खुद को डिवाइड नहीं कर पाते। तो इनका फॉर्मेशन साइट, इनका भी फॉर्मेशन साइट है बोन मैरो, और आपको पहले भी बता चुके हैं, बोन मैरो में बोन मैरो स्टेम सेल्स होते हैं जो लगातार डिवाइड करते हैं, और इनको प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंशिएटेड यानी स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, और उन स्पेशलाइज्ड सेल से अलग अलग फॉर्म्ड एलिमेंट्स बनते हैं। तो थर्ड पॉइंट के बाद फोर्थ पॉइंट में हम लोग डालेंगे कि ये बनते कहां पर हैं। लोकेशन ऑफ फॉर्मेशन, लोकेशन ऑफ फॉर्मेशन है इन द बोन मैरो, और वो भी रेड, नॉट इन द वाइट, रेड बोन मैरो। और बोन मैरो में एक स्पेशल सेल है, उन्हें कहते हैं मेगा कैरियोसाइट्स, पहले भी बताए होंगे। द मेगा कैरियोसाइट्स, यहां देखिए 3 वर्ड एक साथ जुड़े हैं। मेगा मतलब वेरी लार्ज, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, और साइट यानी सेल्स, साइट्स मतलब सेल्स। तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा मेगा कैरियोसाइट कैसे सेल होंगे, इनके न्यूक्लियस बहुत बड़े होते हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज मेगा कैरियोसाइट्स। नाउ मेगा कैरियोसाइट क्या रोल प्ले कर रहा है। द मेगा कैरियोसाइट्स फ्रैगमेंट यानी टूटते हैं टुकड़ों में, फ्रैगमेंट आउट टू प्रोड्यूस प्लेटलेट्स। इन प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन मेगा कैरियोसाइट्स के ब्रेकडाउन के वजह से होता है। तो सोचिए, जो किसी सेल के टूटने के वजह से बने, आपको लगता है कि उसमें न्यूक्लियस होगा, इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता। सो दे आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस लाइक दैट ऑफ आरबीसीज, ध्यान में रखिएगा। नंबर 5, दे ऑल्सो आर डिवाइड, डिवाइड मतलब वंचित, डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस, इनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता। फोर्थ पॉइंट कहता है क्या, कहां पे बनेगा, बोन मैरो में, वो भी रेड बोन मैरो, आरबीएम जो है वहां, लॉन्ग बोन्स में पल्पी मटेरियल होता है, पल्पी टिश्यू, वही रेड बोन मैरो। अब उसमें एक प्रकार का सेल पाया जाता है, इसे कहते हैं मेगा कैरियोसाइट। और ये मेगा कैरियोसाइट जब टूटते हैं, ठीक है, तो टूटने के बाद उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो छोटे छोटे टुकड़ों को छोटे छोटे पोर्शन में साइटोप्लाज्म को लेकर बाहर निकल जाएगा, वही एक्चुअली प्लेटलेट्स कहलाएंगे। आप ऐसे सोचिए, मान लीजिए आप इतना बड़ा, है ना, दूध में छाली पा रहे हैं जो जम जाता है, फैट्स है एक्चुअली, इसको गर्म कीजिएगा तो आप देखिएगा ये पिघल जाता है ना। लेकिन थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़िएगा, उस समय क्या होगा,
छोटे छोटे ऐसे जो है फैट्स के ड्रॉपलेट्स दिखाई देने लगे। ठीक है, अब आप चाहिएगा इसमें अगर चम्मच चलाना, इसको स्टीयर कीजिएगा तेजी से, तो स्टीयरिंग के वजह से क्या होगा, ये टूट जाएंगे, होगा ना, फैट ड्रॉपलेट्स टूट गए। तो आप देखिए सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना हुआ है, आप कहते हैं लिपिड एंड प्रोटीन से। लिपिड की मात्रा, लिपिड के परसेंटेज क्या होता है, हमेशा प्रोटीन से ज्यादा होता है ना। आरबीसी एक एक्सेप्शन है जिसमें 52% प्रोटीन एंड 48% लिपिड पाया जाता है। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखिएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिपिड विल बी स्टिल हायर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिपिड का ज्यादा ही होगा मेम्ब्रेन पे। यानी उसका नेचर क्या हो गया, यही फैट्स वाला है ना। तो जैसे आप इन फैट ड्रॉपलेट्स को तोड़ रहे हैं तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बदल गए, उसी तरह जब मेगा कैरियोसाइट का प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूटेगा, लिपिड रिच मटेरियल है, तो क्या होंगे, छोटे मेम्ब्रेन छोटे वेसिकल्स में बदल जाएंगे। वही है आपके प्लेटलेट्स, इस तरीके से प्लेटलेट का फॉर्मेशन। ठीक है, तो ब्रेकडाउन होता है उसका डेफिनेट मैकेनिज्म से, और उसके बाद वो प्लेटलेट्स में कन्वर्ट करता है। Number 6, function to participate in clotting mechanism. To participate in clotting mechanism. उस तरफ का मिटा दें, इधर आप नोट कर लीजिए, इधर मिटा देते हैं, इधर हो गया ना। Now last but not the least among the formed elements, it is WBC. White blood cells. इनका नंबर इन ब्लड बहुत सारे जगह पे अलग अलग मिलते हैं, मोर और लेस ये 4002 8000 के बीच में पाए जाते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का आपको मेजरमेंट, अलग अलग तरह के अलग अलग फॉर्म में या अलग अलग लेबोरेटरी में अलग अलग मेजरमेंट मेथड्स होते हैं, और इसलिए उनका अपना एक है ना रेंज होता है। बहुत सारे लोग 6000 to 10,000 लेते हैं, बहुत सारे लोग 4000 से 10,000 तक का इसका रेंज देते हैं। मोर और लेस 4000 से 8000 तक में ये पाए जाते हैं। और किसमें, कितने में, पर माइक्रोलीटर, जी, और पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। इन सभी को मेजर किया जा रहा है 1 mm³ वाले क्यूब में, 1 मिलीमीटर क्यूब वाले क्यूब में जितने WBC हटेंगे। तो नेचुरली आप देख रहे हैं कहां RBC मिलियंस में है, कहां प्लेटलेट्स मिलियंस में, और ये थाउजेंड्स में। तो सोचिए, इसका मतलब है कि इसका साइज काफी बड़ा होगा, एंड दैट्स ट्रू, दीज आर लार्ज इन साइज, ये बड़े होते हैं।
ठीक है। अब इनका लाइफ स्पैन, पहले ओरिजिन सेम, जितने भी ब्लड सेल्स हैं सभी के सभी रेड बोन मैरो से ही बनते हैं, फ्रॉम रेड बोन मैरो सेल्स, ये भी रेड बोन मैरो सेल्स में से ही बनते हैं। और लाइफ स्पैन नॉट मोर देन ए वीक टाइम, एक हफ्ते से ज्यादा ये जिंदा नहीं रहते, उसके उस तक में ये मर जाते हैं। यानी टोटल डब्ल्यूबीसी पॉपुलेशन एवरी वीक चेंज हो जाता है। और टोटल आरबीसी पॉपुलेशन कितने दिन में चेंज होगा? 120 डेज में। ठीक है। कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होते हुए देखें, किसी को खून चढ़ते हुए देखें, और कोई ब्लड डोनेट करने गया है उसके साथ कभी गए हैं ब्लड बैंक में? तो जब जाइएगा ब्लड डोनेट करने के लिए या कोई जाएंगे जिनके साथ आप एक्कम्पनी करेंगे, तो देखिएगा उस बंदे का जिसने ब्लड डोनेट किया उसका ब्लड कभी नहीं चढ़ा जाएगा, वो रख लेगा और उसके बदले में सेम ब्लड ग्रुप का ब्लड दिया जाएगा उसे। क्यों नहीं दिया जाता? एग्जैक्टली दिस इज द क्वेश्चन, व्हाई दैट फ्रेश ब्लड इज नॉट बीइंग ट्रांसफ्यूज्ड। बिकॉज अगर हम किसी को खून चढ़ाते हैं तो हमें एक्चुअली जो मटेरियल चाहिए उसे चढ़ाने के लिए, दैट इज आरबीसी, नॉट द डब्ल्यूबीसी, नॉट द प्लेटलेट। डिपेंड करता है। कई बार ऐसा होता है लोगों का प्लेटलेट काफी कम हो गया, जैसे डेंगू वाली बीमारी में होता है ना, प्लेटलेट काउंट बहुत घट जाता है और आरबीसी डब्ल्यूबीसी घटता है, लेकिन मोरलेस ऐसा नहीं है कि बिलो एवरेज चला गया, जितना नॉर्मल होना चाहिए नॉर्मल से नीचे चला गया, वैसा नहीं होता है, लेकिन प्लेटलेट काउंट बहुत घट जाता है। तो आप जानते हैं प्लेटलेट काउंट अगर काफी घट जाएगा तो क्या होगा? ये एक हीमोरेजिक डिसऑर्डर को जन्म देगा। और हीमोरेजिक डिसऑर्डर क्या हुआ? हीमोरेजिक डिसऑर्डर हुआ हमारे बॉडी के इंटरनल एरियाज में ब्लीडिंग होना। देखिए आप जो मूव कर रहे हैं, बैठे हैं, हाथ पांव हिलाते हैं, कोई भी एक एक्टिविटी करते हैं, हर एक्टिविटी में बहुत सारे फाइनल ब्लड वेसल्स डैमेज होते हैं। दिस इज अ रेगुलर इवेंट ऑफ फेनोमेना। हमारे बॉडी में ये रेगुलर फेनोमेना, ठीक है। किसी भी कंडीशन में कुछ ना कुछ ब्लड वेसल्स डैमेज हो गई होते ही हैं। जैसे आप गलती से थोड़ा हाथ ज्यादा तेज यहां लगा दिए, आपको पता नहीं है, लेकिन फाइनल ब्लड वेसल्स डैमेज हुए, उनका केयर कौन करेगा? प्लेटलेट्स। उनका केयर कौन करेगा? इंटरनल टिश्यूज, क्योंकि उनसे उनको क्लॉटिंग मैकेनिज्म को आगे बढ़ाने वाले फैक्टर्स बाहर आएंगे। तो अब जरा सोचिए, जब भी डेंगू का बीमारी हुआ था तब भी और नहीं हुआ था तब भी, उसके तो इंटरनल ब्लड वेसल्स डैमेज हो ही रहे, लेकिन इस डिसऑर्डर के कारण क्या हो रहा है? प्लेटलेट काउंट घट जा रहा है। प्लेटलेट काउंट अगर घटेगा तो इंटरनल ब्लीडिंग जिस समय होगी उसे स्टॉप करने के लिए इफेक्टिव प्लेटलेट नंबर नहीं होंगे। नेचुरली क्या होगा? क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाएगा, ब्लड फ्लो, इंटरनल ब्लीडिंग ज्यादा होगा। और एक समय ऐसा आ सकता है इतना ज्यादा ब्लड जमा हो गया, इट विल स्टार्ट टू कम आउट फ्रॉम आवर ओपनिंग्स लाइक द आईज, लाइक द ईयर्स, लाइक द नोजेस एटसेट्रा। तो ये डेंगू के शुरुआती दौर का जिस समय बहुत ज्यादा एग्रेसिव था, ये हिमोरेजिक डेंगू के नाम से जाना जाता। फिर समय के बाद क्या हुआ? ये थोड़ा म्यूटेट हुआ, और इसके म्यूटेशन के बाद, है ना, जैसे आप कोरोना वायरस का देख रहे हैं, जब शुरुआत में अटैक किया था, जब मैनकाइंड पे इसका इफेक्ट हो रहा था, उस समय क्या था? ज्यादातर लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे थे, टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे। फिर धीरे 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 क्या हुआ? इसका जब म्यूटेशन हुआ तो इसका मतलब फैलने का रफ्तार, इन्फेक्टिबिलिटी बढ़ गया, लेकिन इसका जो डिजीज का इफेक्ट दिखाने का जो कैपेसिटी था, स्ट्रेंथ था, वो घट गया। तो दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज होता है, या तो उसका फैलना ज्यादा होगा ज्यादा तेज रफ्तार से, डिजीज कमजोर होगा, या डिजीज बड़ा खतरनाक होगा,
फैलेगा कम रफ्तार से। तो जनरली वायरसेस के साथ ये चीज देखा गया है। तो डेंगू वायरस के साथ भी ये हुआ। शुरुआती दौर में ये भी बड़ा एग्रेसिव था, फैलता था नहीं बहुत आसानी से। बाद में क्या हुआ, इसमें जब म्यूटेशंस होने लगे तो फिर इसका हीमोरेजिक डिसऑर्डर बहुत घट गया, तो प्लेटलेट फैक्टर उतना कम, अब उतना डाउन नहीं जाता। बहुत सारे लोगों को तो डेंगू होता भी है, पता भी नहीं रहता, थोड़ा माइल्ड वीकनेस होता है, फीवर भी नहीं होता है, जॉइंट पेन होता है, फिर धीरे धीरे एक आध महीने में वो चला जाता है। सोचते हैं ऐसे ही बरसाती मौसम है, ठंडा हवा लग गया है ना, गीला हवा के वजह से ऐसा देह हाथ में दर्द हो रहा है, वो ट्रीटमेंट भी नहीं कराते, उन्हें पता ही नहीं होता। अब तो ऐसा भी है। एनीवे, सो यहां पे कहना था कि ऐसा क्यों है कि हम लोग जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं वो उस आदमी का ब्लड हम डायरेक्ट पेशेंट को नहीं चढ़ाते जो कि डोनेट किया है ना। उसके पीछे रीजन क्या है, हमें जो ट्रांसफ्यूज करना है वो आरबीसी, नॉट द डब्ल्यूबीसी। इसलिए हम उसे पहले चेक कर लेते हैं उसमें किसी तरह का डिसऑर्डर, कोई इंफेक्शन है कि नहीं। करने के बाद उसे प्रिजर्व करते हैं फॉर 7 days विथ एन इंटेंशन कि उसके जितने भी डब्ल्यूबीसी हैं ऑल ऑफ देम डाई ऑन देयर ओन। क्योंकि आप देख रहे हैं इसका लाइफ स्पैन क्या है, नॉट मोर देन ए वीक, 7 days से ज्यादा नहीं होता। तो 7 दिन तक, यस, हम उनसे ज्यादा जानते हैं तो हमसे पूछिए ना, ठीक है। एनीवे, तो देखिए 7 days तक उसको अगर हम इंक्यूबेट करते हैं, रखते हैं स्टोरेज में, तो क्या होगा, उसका जितना भी डब्ल्यूबीसी है ऑन देयर ओन मर जाएंगे। अब उससे बचेगा क्या, आरबीसी। अब बोलिएगा व्हाट अबाउट द थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स का क्या होगा, इनका भी लाइफ स्पैन नॉट मोर देन 3 days होता है, इवन फ्यू आवर्स भी होते हैं, बहुत बार 50 to 60 आवर्स मोस्टली। तो वो भी क्या हो गया, 24 से आप गुना करके देखेंगे तो 3 दिन के रेंज में ही आएगा, 72 घंटे 3 दिन हुआ है ना। 60 आवर्स टू 72 आवर्स मोस्ट ऑफ द टाइम इनका लाइफ स्पैन होता है। तो 7 दिन जब वेट करते हैं तो सारे प्लेटलेट्स और सारे डब्ल्यूबीसी ये डाई आउट हो जाते हैं, बचेंगे क्या, आरबीसी। कई बार किया जाता है लेकिन ये रिस्की जॉब है। उसके पीछे रीजन क्या है, हमारा बॉडी हो सकता है किसी पर्टिकुलर इंफेक्शन से फाइट कर रहा हो, तो इसलिए उसमें स्पेशल काइंड ऑफ डब्ल्यूबीसी बने हुए होंगे, है ना। अगर किसी कारण से वो डब्ल्यूबीसी पेशेंट के बॉडी में गया और वो उसके अगेंस्ट में रिएक्शन करना शुरू कर दिया, उनके अगेंस्ट में अगर एक्शन करना शुरू कर दिया, उसे नुकसान हो जाएगा। इसीलिए तो ब्लड बैंक है कि जब पेशेंट आए हॉस्पिटल में इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जरूरत पड़े, उसका हम लोग ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुप एनालिसिस, आरएच फैक्टर है या नहीं, ए बी ओ, ए बी में से कौन सा है, और उसके बाद ब्लड बैंक से वही वाला ब्लड उसे चढ़ाते हैं। डायरेक्ट करते हैं वो मतलब एक्सेप्शनल केस में, जब हमारे पास कोई उपाय नहीं है और ऐसे जगह पे जहां कोई डोनर नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज, आप ऑन द वे है ना, आपको ये कोइंसिडेंस है ना कि जो ब्लड ग्रुप उस पेशेंट का है वही ब्लड ग्रुप वाला आदमी अराउंड में है, अगर उस ब्लड ग्रुप का आदमी नहीं हुआ तब क्या करेंगे। इसलिए क्या करते हैं, जो ये लाइफ सेविंग किट्स वाले एम्बुलेंसेस होते हैं उसमें उसको कहते हैं सिंथेटिक ब्लड रखा जाता है। उसमें एक्चुअली ब्लड जैसा कोई एलिमेंट नहीं होता, वो फ्लूइड है, और वो फ्लूइड क्या करता है, ब्लड के वॉल्यूम को बैलेंस करता है। मतलब हमारे हार्ट को धोखा देता है कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा सब कुछ सही है, तुम्हारा ब्लड का वॉल्यूम बराबर है। इसलिए क्या होता है, हार्ट बराबर से सही तरीके से पंप करता रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, ब्लड लॉस होने के कारण ब्लड का वॉल्यूम घट गया, हार्ट को जब सफिशिएंट वॉल्यूम ऑफ ब्लड नहीं मिलेगा, इट विल स्टॉप बीटिंग एंड दैट विल कॉज डेथ ऑफ द इंडिविजुअल। इसीलिए हार्ट को पंपिंग कंडीशन में रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसा फ्लूइड देते हैं ताकि वॉल्यूम मेंटेन हो। रहा सवाल ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पा रहा है, कुछ भी तो बचा हुआ उस बॉडी में आरबीसी होगा, तो हम उसे ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं, हाईली सैचुरेटेड ऑक्सीजन उसे दे रहे हैं। तो जो भी जितना ऑक्सीजन जाना चाहिए उतना तो नहीं जा रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ऑक्सीजन जीरो हो गया, ऑक्सीजन विल कम इनटू हिज ब्लड, सो समहाउ वी विल कीप हिम अलाइव जब तक कि वो
हॉस्पिटल नहीं पहुंचा। सो दीज आर मैन्युएबल्स ताकि हम उस आदमी को जिंदा रख सकें। तो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। अब देखिए, देयर इज ए स्मॉल क्लासिफिकेशन ऑफ द काइंड्स ऑफ WBC। टाइप्स ऑफ WBC। दो तरह के WBCs होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ये है ग्रैन्यूल और ये है साइट, मतलब सेल। इसका मतलब है ये ऐसे सेल्स होंगे WBC के जिनमें ग्रैन्यूल्स पाए जाएंगे। ग्रैन्यूल किनको कहते हैं? एक्सट्रीमली स्मॉल साइज ऑफ बिट्स। जैसे आप पोस्ता दाना देखे होंगे, पोस्ता दाना, सरसों, तो उसका जो शेप है दैट इज एक्चुअली ग्रैन्युलर शेप। ठीक है, बहुत स्मॉल बिड लाइक स्ट्रक्चर्स, दोज आर ग्रैन्यूल्स। तो ऐसे बिड लाइक स्ट्रक्चर्स हम लोग को मिलते हैं उनके साइटोप्लाज्म। ठीक है, द साइटोप्लाज्म ऑफ दीज WBCs contain granular shape materials, या सिंपली कहिए ना ग्रैन्यूल्स, दानेदार स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। और ए ग्रैन्युलोसाइट्स, ए मीन्स यहां पे एब्सेंट, ग्रैन्यूल और सेल्स, तीन में क्या हो जाएंगे? ग्रैन्यूल्स आर एब्सेंट इन देयर साइटोप्लाज्म। इनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं पाए जाएंगे। तो इस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स, वी डिवाइड द WBCs इनटू टू पार्ट्स। नाउ ये ग्रैन्युलोसाइट्स, इनको फर्दर डिवाइड करते हैं दो टाइप में। ये है मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। फिर लिम्फोसाइट्स दो पार्ट में बढ़ते हैं, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, TH सेल्स और T नीचे लिखेगा C, है ना, सबस्क्रिप्ट में, TC सेल्स। बी लिम्फोसाइट्स को फिर दो पार्ट में बांटते हैं, एक है प्लाज्मा बी सेल्स और दूसरे हैं मेमोरी बी सेल्स। दरअसल टी लिम्फोसाइट्स भी दो तरह के होंगे, ये एफेक्टर टी लिम्फोसाइट्स कहलाते हैं और इनको कहेंगे हम लोग एफेक्टर टी सेल्स। ठीक है, और दूसरा होगा मेमोरी टी सेल्स। थोड़ा सा ब्रॉड हो गया, लेकिन ये आगे 12th में आपको काम आएंगे। तो यहां पे जानी हुई चीजें ये आगे चल के आपको काम ही आती है। तो ये है हमारे ए ग्रैन्युलोसाइट्स। मोस्टली आपके काम का है अभी, यहां देख लीजिए, पहला है, सॉरी हो गया, मोनोसाइट्स। एक है मोनोसाइट्स, दूसरा है लिम्फोसाइट्स। ठीक है,
मोनोसाइट के फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है। लिम्फोसाइट के दो टाइप्स हैं, एक है टी लिम्फोसाइट और एक है बी लिम्फोसाइट। फर्दर ये 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से टी लिम्फोसाइट को दो पार्ट में हम लोग बांट दिए, एक हो गया मेमोरी और दूसरा हो गया इफेक्टर। इफेक्टर में दो तरह के टी हेल्पर सेल्स, टीएच सेल्स को टी हेल्पर सेल्स कहते हैं और टीसी को साइटोटॉक्सिक टी सेल्स कहते हैं। और बी सेल है ना, बी लिम्फोसाइट्स, इन्हें दो पार्ट में बांटते हैं, प्लाज्मा बी सेल्स एंड मेमोरी बी सेल्स। अब है ग्रेन्युलोसाइट्स, इन्हें बांटते हैं हम लोग यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। सबके अपने अपने काम हैं और अपने आप में सभी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और यहीं पे बता दें, इनमें से किसी एक प्रकार का डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा मात्रा में अगर बनने लगे, अनकंट्रोल्ड बढ़ता ही चला जा रहा है, दैट इज ए कंडीशन कॉल्ड ब्लड कैंसर। इनमें से कोई एक डब्ल्यूबीसी अनकंट्रोल्ड रूप में बढ़ने लगे काफी ज्यादा और वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, कोई भी कोशिश कर लीजिए वो रुक नहीं रहा, दैट इज एक्चुअली ब्लड कैंसर। इसीलिए तो कहा जाता है इतना नाइसली प्रिपेयर्ड हमारा इम्यून सिस्टम है, जो दुनिया में पाए जाने वाले हर प्रकार के इन्फेक्शन के अगेंस्ट में फाइट करने लायक है, वो भी कभी कभी गड़बड़ कर देता है। एंड दैट इज ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर या सम म्यूटेशंस दैट हैज ऑकर्ड कोइंसिडेंटली, अचानक से। ठीक है, अब एक चीज यहां पे बता दें, इसके डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन अगले क्लास में देखेंगे। यहां जितने तरह के ऑल टुगेदर आपको कितने तरह के डब्ल्यूबीसी लगे, 5। यहां देख लीजिए, एक हो गया मोनोसाइट, नहीं, दूसरा हो गया लिम्फोसाइट, तीसरा हो गया एओसिनोफिल, चौथा हो गया बेसोफिल, पांचवा हो गया न्यूट्रोफिल। आप आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के बारे में क्लास 9 में भी पढ़े होंगे, टिश्यूज में था ना, तो वहां आपको 5 तरह के ही बताए जाते थे। यहाँ चूंकि 11th है और आप लीडिंग टूवर्ड्स 12th हैं, है ना, जो कि अब इसके बाद जब भगवान करे आप एमबीबीएस क्वालिफाई करें तो डायरेक्टली एक डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ेंगे, तो आपके पास थोड़ा सा तो और बैकअप होना चाहिए। दैट इज वाई ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये सारी चीजें आप जाने, लोअर लेवल पे ही सही, ब्लड आपको वहां तक पहुंचा दिया जाता है। एनीवे, तो 5 टाइप के जो हमारे डब्ल्यूबीसीज हुए, ये सब मिला के जो नंबर देता है दैट इज इक्वल टू दैट वन, 4000 to 8000। ये पांचों मिलकर उतना नंबर अचीव करते हैं, यानी इनमें भी कोई बात ज्यादा होगा, कोई कम, और सबसे कम जो पाया जाता है या नहीं होता है, ऐसे आपको मिलेंगे ही नहीं, बहुत मुश्किल से मिलेंगे, वो होंगे बेसोफिल्स। नोट्स करके आप अलग से लिख लें, नोट्स। पहले ये क्लासिफिकेशन नोट कर लिए, हो चुका? अच्छा, पहले पूरा कीजिए, काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ पूछिए। हाँ हाँ, एक बार हार्ट अटैक आ चुका है। हाँ हाँ, कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर उनके बॉडी में वैसे कंडीशंस बने तो दोबारा आ सकता है। दोबारा आ सकता है, पर इसीलिए तो मेडिकेशंस दिए जाते हैं ताकि वो चांसेस न बने। अच्छा, हार्ट अटैक क्यों होता है? प्राइमरीली फॉरमोस्ट आप ये जान के रखिए, हार्ट को जब ज्यादा
हार्ट अटैक होता है क्या, पहले ये समझिए। हार्ट अटैक होता है डैमेज इन द हार्ट सेल्स, कार्डियक टिश्यू में डैमेज हो जाना इज हार्ट अटैक। तो कैसे होगा किसी टिश्यू का डैमेज? अगर वो ओवरवर्क करे, अगर वो ज्यादा काम करने लगे, जरूरत से ज्यादा, उसको रेस्ट ना मिले, और जितना उसके काम करने की कैपेसिटी है उससे ज्यादा अगर काम करे तो एग्जॉस्ट होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जिस समय वो डैमेज हो जाएगा। दैट इज हार्ट अटैक। हार्ट अटैक होने के बहुत सारे कॉजेस हैं। उनमें जो सबसे पहला कॉज आता है वो है सडन राइज इन ब्लड प्रेशर, बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो ब्लड प्रेशर एक्चुअली बढ़ा क्यों? क्योंकि हार्ट को ब्लड पंप करने में नहीं बन रहा था, इसलिए उसने ज्यादा पंप किया। तो ज्यादा काम करने में कई बार कैसा होता है, मोटर कैसे जल जाता है, मोटर तो ठीक है चल रहा था, अचानक से जल कैसे गया? वो पंप नहीं कर पा रहा है, आप उससे करवा रहे हैं, जल गया, ओवरवर्क। उसी तरीके से हार्ट को पंप जितना करना चाहिए उससे ज्यादा वो ब्लड पंप करना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि किसी कारण से ब्लड नहीं पहुंच रहा है आगे, इसलिए वो प्रेशर बढ़ा रहा है। दैट इज व्हाई ब्लड प्रेशर इज राइजिंग। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने से भी हार्ट अटैक होता है। दूसरा जो कांड है, मतलब कंडीशन है ना, कंडीशन COND, वो ये हो सकता है कि ब्लड फ्लो करने के लिए, वो सडन राइज इन ब्लड प्रेशर हुआ। दूसरा है ब्लड फ्लो करने के लिए जगह बहुत कम है, तो इसलिए हार्ट उस कम रास्ते से भी ब्लड को आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा पंप कर रहा है। वो भी एक कंडीशन बनता है जब हार्ट अटैक होता है। और तीसरा थोड़ा रेयर है, वो है क्या, देखिए जो काम कर रहा है उसे भी खाना पीना दीजिएगा ना, तो हार्ट जो ब्लड पंप कर रहा है उसे भी अपने भोजन प्राप्त करने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए ब्लड चाहिए, एंड दैट इज थ्रू एक स्पेशल आर्टरी होती है, उसे कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी में भी अगर ब्लॉकेज आ जाए तो हार्ट काम तो कर रहा है ठीक ठाक, भोजन पानी कम मिल रहा है, मतलब ये वो लेबर है जो काम कर रहा है 3 लेबर का, खाना दे रहे हैं 1 लेबर का भी कम, शरीर चलेगा? जितनी बार हार्ट अटैक आए, अगर सही समय पे उसका ट्रीटमेंट हो जाए, मेडिकेशन हो जाए, तो बच सकता है, प्रोवाइडेड उसके हार्ट में मतलब कंपैरेटिवली डैमेज नहीं हुए हो, या डैमेज बहुत माइनर हो, या रिकवरी, हार्ट अपने आप को रिकवर भी करता है, रिकवरी कंडीशन में हो। बियॉन्ड रिकवरी अगर चल गया तब तो हार्ट फेलियर का कंडीशन आ जाए। एज हाउ डू यू नो कि इट वाज अ हार्ट अटैक? हाउ डू यू नो कि हार्ट अटैक है? कंपाउंडर इज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर। आप जिस प्रोफेशन में जा रहे हैं उस प्रोफेशन में जाने के बावजूद आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि कंपाउंडर के सजेशन को मान ली कि हार्ट अटैक आया था। नहीं, कुछ और होगा। यू मस्ट कंसल्ट ए फिजिशियन इमीडिएटली, और अगर ऐसा हुआ तो दोबारा भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं हार्ट अटैक हुआ हो, कुछ और भी हो सकता है। इमीडिएट ये सारा चीज कभी, इतना कम एज के बच्चे को तो कभी ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे हुआ है, हम बता दें, एक मूसर टोली का बच्चा था, 5 साल का, उसे हार्ट अटैक आया। रीजन क्या था पता है? उनमें कल्चर है चूहा मार के खाने का। रैट क्या है स्पेशली? मैमल है। मैमेलियन बॉडी में, मैमेलियन फ्लैश में, मैमेलियन सेल्स में कोलेस्टेरॉल होते हैं हाई क्वांटिटी में। जिनको कोलेस्टेरॉल ब्लड में बढ़ा हुआ है उन्हें रेड मीट खाने के लिए मना किया जाता है, बकरा, गाय, भैंस नहीं खाना है। वो खा सकते हैं क्या? जो बर्ड का मीट है,
उसमें कंपेरेटिवली वेरी लो कोलेस्ट्रॉल होता है, वो खाने के लिए अलाउ किया जाता है। तो इतना ज्यादा उन लोगों ने चूहा खाया, वो छोटा बच्चा भी उतना खाया, वो मैमेलियन फ्लेश उतना ज्यादा खाया, इसलिए उसके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया और वो डिपॉजिट कर दिया। अब सोच सकते हैं, जनरली बच्चों का हार्ट ज्यादा तेज बीट करता है, पर उसके बीट करने से क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल जहां भी जम रहा होगा वो बर्न होके निकल जाएगा, मतलब खुल के निकल जाएगा, उसे फिर भी डिपॉजिट होने का जगह मिला। इसका मतलब सोचिए कोलेस्ट्रॉल कितना ज्यादा होगा। वो अथेरोस्क्लेरोसिस के कारण उस बच्चे को हार्ट अटैक आया, और तब ये रिसर्च फाइंड आउट हुआ। एग्जैक्टली हमको नहीं पता, पर हम कहीं पढ़े थे। हाँ, तो मेडिकेशन है, उस मेडिकेशन के साथ। तो हार्ट अटैक एक्चुअली इज डैमेज ऑफ द कार्डियक टिश्यू, वो है। पर आप जो कंडीशन बताए ये तो बहुत ही गलत है, इसको लेके इमीडिएट आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तभी कई बार होता है, इतना गर्मी था उस समय, हीट स्ट्रोक से भी ऐसा हो सकता है कि उसका जो है हार्ट पंप करना बंद कर दे, ऐसा हो सकता है। ठंड का, ठंड में भी हो सकता है। और जानते हैं, शायद आपको पता नहीं है, कोल्ड शॉक जो होता है वो ज्यादा डेंजरस होता है हीट शॉक से, समझ लीजिए। और ज्यादातर बूढ़ों का डेथ कोल्ड में ही होता है, कोल्ड सीजन में ही होता है, गर्मी में नहीं। जाड़ों में बूढ़ों लोगों की मौत ज्यादा होती है। एनीवे, सो हाँ, यहां पे थोड़ा सा नोट्स पे ध्यान दीजिए। यहां पे बता रहे थे पहला चीज कि बेसोफिल इज द लीस्ट वन, इसका परसेंटेज सबसे कम होता है अमॉन्ग ऑल द 5 काइंड्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। लीस्ट WBC काइंड इज बेसोफिल। अगले क्लास में सबका डिटेल बताएंगे। तो सबसे कम वाला पता चल गया, सबसे ज्यादा वाला मोस्ट काइंड ऑफ WBC इज न्यूट्रोफिल। सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल होता है, सबसे कम बेसोफिल। और नेक्स्ट टू न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल के बाद जिसका परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा, यानी नेक्स्ट टू न्यूट्रोफिल इन WBC इज लिम्फोसाइट। इसलिए जानते हैं डॉक्टर्स जो है कई बार ये स्टडी करते हैं कि लिम्फोसाइट बाय न्यूट्रोफिल रेशियो क्या है, उससे ही बहुत सारे बीमारियों का पता चल जाता है, और उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज आएगा या एक रेशियो आएगा, उस रेशियो से बहुत सारी बीमारी को वो डिटेक्ट कर सकते हैं, या एक्चुअली इन्फरेंस मिल सकता है। तो फर्दर टेस्ट करके उस बीमारी को कंफर्म करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। रेस्ट विल बी डन इन द नेक्स्ट। पॉज द वीडियो।